भारत की शिक्षा व्यवस्था जैसी ही एक सुंदर व्यवस्था हमने दुनिया को दी है, चिकित्सा व्यवस्था, जिसके बारे में दुनिया के बहुत सारे वैज्ञानिक अब स्वीकार करने लगे हैं कि ये तो भारतीय ज्ञान है और ये तो भारतीय विद्या है। 300 साल पहले तक वो इसको नहीं मानते थे, अब मानने लगे। तो दुनिया की सबसे बेहतरीन चिकित्सा व्यवस्था जो दी है हमने, वो आयुर्वेदिक चिकित्सा व्यवस्था है, जिसमें औषधियों के आधार पर आपका इलाज होता है और सर्जरी भी होती है। दुनिया में सर्जरी के क्षेत्र में ये कहा जाता है कि इंग्लैंड ने सबको सर्जरी सिखाई है, लेकिन जो इंग्लैंड के लोगों ने सर्जरी सीखी है वो भारत से सीखी है। इंग्लैंड में एक डॉक्टर हुआ करता था 17वीं शताब्दी में, उसका नाम है डॉक्टर हॉलकॉट। वो यहाँ आता है भारत में और उसकी डायरी के सारे पन्ने के पन्ने इस बात के गवाह हैं कि वो यहाँ आके मद्रास में सर्जरी सीख रहा है और सर्जरी सीखकर वो वापस गया। और ये बात है 1795 की। 1795 में वो मद्रास में आके सर्जरी सीखकर लंदन वापस गया और लंदन में फेलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी की स्थापना करने वाले पहले डॉक्टरों में उसकी गिनती होती है। और वो बार बार ये कहता है कि मैंने ये विद्या भारत से सीखी है, लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया कि उसके ये शुरू वाले वाक्य को दबा दिया कि मैंने ये विद्या भारत से सीखी है, और आगे वाले वाक्यों को उसको हाईलाइट किया कि मैंने ये विद्या यूरोप को सिखाई। यहां से सीखा पहले, फिर जाकर अंग्रेजों को सिखाया, फिर अंग्रेजों ने यूरोप को सिखाया। इस तरह से वो विद्या फैली है, लेकिन मूल बात है कि वो भारत से शुरू हुई है। और उसके प्रमाण ये है कि सुश्रुत संहिता जो ग्रंथ है हमारे देश में, जो हजारों वर्ष पुराना है, वो सर्जरी पर ही आधारित है पूरा का पूरा। और सुश्रुत संहिता को अगर आप पढ़ेंगे ध्यान से, तो सर्जरी करने के लिए, शल्य चिकित्सा करने के लिए जिन यंत्रों की और उपकरणों की जरूरत पड़ती है, ऐसे 125 यंत्र और उपकरण महर्षि सुश्रुत के समय में आविष्कार हो चुके थे। महर्षि सुश्रुत जो इस देश के जन्मदाता माने जाते हैं, सर्जरी के, सारी दुनिया के सर्जरी के जन्मदाता हैं, उनके समय में 125 यंत्र और उपकरण विकसित हो चुके थे। तो उनके बाद कितने यंत्र और उपकरण विकसित हुए होंगे उसका अंदाजा हम लगा सकते हैं। और एक बात जो मैं गहरी कहना चाहता हूं आपसे, वो ये कि महर्षि सुश्रुत के समय में सर्जरी के जो 125 यंत्र और उपकरण विकसित किए गए, अगर हम उसको सही शब्द दें तो आविष्कार किए गए, क्योंकि वो पहली बार बने। आप जानते हैं, एक खोज होती है और एक आविष्कार होता है। खोज वो होती है जो हजारों वर्षों से चली आई कोई चीज है और हमने उसमें एक नया कोई गणित ढूंढ लिया, वो खोज है, डिस्कवरी है। और आविष्कार तो बिल्कुल नई चीज है। तो सर्जरी के सभी यंत्र और उपकरण आविष्कार हैं, खोज नहीं है, क्योंकि महर्षि सुश्रुत के पहले किसी ने उनके बारे में नहीं बताया। तो वो बता रहे हैं और विस्तार से उसका वर्णन कर रहे हैं। और हंसी की बात जो है वो ये कि जितने यंत्र और उपकरण महर्षि सुश्रुत ने आविष्कार करके दे दिए, अंग्रेजों की जो मॉडर्न सर्जरी है वो भी उनका झक मार के इस्तेमाल कर रही है। ये जो आज की मॉडर्न सर्जरी कही जाती है ना, यूरोपियन सर्जरी, फेलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी में से निकली हुई सर्जरी, अंग्रेजों के देश में से निकली हुई सर्जरी, वो बहुत सारे उपकरण वही इस्तेमाल करती है जो भारतीय महर्षि सुश्रुत के द्वारा आविष्कार किए गए। और वो मानते हैं कि इन उपकरणों की उपादेयता, इनकी उपयोगिता हजारों साल के बाद भी कम नहीं हुई है, हजारों साल के बाद भी कम नहीं हुई। हाँ, आज के जो सर्जन है वो ये मानते हैं कि महर्षि सुश्रुत के उपकरणों में ही थोड़ा बहुत संशोधन करके कुछ नए आधुनिक उपकरण तैयार हुए हैं। मूल आधार महर्षि सुश्रुत के ही उपकरण। ये दुनिया को सबसे बड़ी देन है हमारी सर्जरी के क्षेत्र में। इसी तरह से हमने चिकित्सा के क्षेत्र में हजारों किस्म की औषधियां दुनिया को बताई हैं। हल्दी का कोई औषधीय गुण है, मेथी का कोई औषधीय गुण है, पालक का कोई औषधीय गुण है, तुलसी पत्ते का कोई औषधीय गुण है, गुड़वेल का कोई औषधीय गुण है, आंवला एलोवेरा का कोई औषधीय गुण है। ये सारी दुनिया को तो सबसे पहले भारत ने ही बताया। भारत से पहले तो कोई नहीं जानता। छोटी छोटी बातें हैं जो रोचक हैं और हैरान करने वाली है।
भारत से पहले कोई नहीं जानता था कि अनार का रस पियो तो इससे खून बढ़ जाता है। भारत से पहले कोई नहीं जानता था कि गाजर का रस पियो तो इससे खून बढ़ जाता है। भारत के पहले कोई नहीं जानता था कि हरड़ खाओ तो पेट की कितनी सारी चीजें ठीक रहती। भारत से पहले कोई नहीं जानता था कि मेथी खाओ तो किस तरह से कफनाशक है, मेथी खाओ तो कितने तरह के वात हैं जो आपके ठीक हो सकते। तो भारत से पहले जिनको हम मसाला कहते हैं, भारत में तो मसाला शब्द ही नहीं है, ये तो फारसी का शब्द है, उर्दू के रास्ते हमारे यहाँ घुस गया। हमारे यहाँ तो औषधि शब्द है। हल्दी मसाला नहीं है, औषधि है। तुलसी मसाला नहीं है, औषधि है। जीरा मसाला नहीं है, औषधि है। मेथी दाना, काली मिर्च, ये सेंधा नमक, काला नमक, इलायची, ये सब औषधियां हैं, मसाला एक भी नहीं है। दालचीनी है, तेज पत्ता है, जो भी कुछ हम इस्तेमाल कर रहे हैं हमारे रसोई घर में, ये औषधियां हैं। और हमें गर्व है, इस बात का अभिमान है कि दुनिया को हमने सबसे पहला ज्ञान जो दिया है रसोई घर की औषधियों का, वो अकेला एकमात्र देश है भारत। और इन रसोई घर की औषधियों का दैनिक जीवन में उपयोग करना हमने सिखाया है पूरी दुनिया को। दालचीनी को किस मात्रा में उपयोग करना है, मेथी दाने को कैसे उपयोग करना है, इलायची कैसे उपयोग करना है, लवंग का क्या उपयोग करना है, जीरे को क्या उपयोग करना है, हींग को क्या उपयोग करना, हरड़ को क्या उपयोग करना, मात्रा कितनी रखनी, कब उपयोग करना, कैसे उपयोग करना, ये सब हमने सिखाया पूरी दुनिया को आयुर्वेदिक चिकित्सा में। और ये सारा ज्ञान भंडार हमारे देश में जिनका दिया हुआ है वो महान महर्षि चरक रहे हैं। सर्जरी का सारा ज्ञान भंडार जो दिया गया है सारी दुनिया को, वो महान महर्षि सुश्रुत रहे। और इसी तरह से एक महान महर्षि हुए बाघभट्ट जी, उन्होंने सारी दुनिया को सबसे पहले सूत्र बताए हैं कि खाना कैसे खाओ, पानी कैसे पियो, बैठो कैसे, लेटो कैसे, सोओ कैसे, चलो कैसे। और सारी दुनिया आज उनके रिसर्च में डूबी हुई है, लगी हुई है। महर्षि बाघभट्ट का अष्टांग हृदयम पढ़े, अष्टांग संग्रहम पढ़े, तो उसमें एक छोटा सा सूत्र लिखा है, रोचक है, मैं आपको बताना चाहता हूं। और पूरी दुनिया के वैज्ञानिक इस समय उसमें अपना सिर खपा रहे हैं। हजारों वर्ष पहले महर्षि बाघभट्ट ने लिखा कि भोजन को बनाते समय, सूत्र तो उनका संस्कृत में है, मैं सीधे हिंदी कह रहा हूं। वो कहते हैं भोजन को बनाते समय लगातार सूर्य का प्रकाश और पवन का स्पर्श उसको मिलना चाहिए। भोजन को बनाते समय लगातार उसको सूर्य का प्रकाश और पवन का स्पर्श मिलना चाहिए। माने जो भोजन आप बना रहे हैं उसमें सूरज की धूप जाए, नहीं तो पवन का स्पर्श हो, तभी वो भोजन करने लायक है और वो अमृत तत्व जैसा है। ये उन्होंने हजारों वर्ष पहले लिख दिया। अब दुनिया के कई वैज्ञानिक, जर्मनी में विशेष रूप से, जापान में विशेष रूप से, और कुछ डेनमार्क, हॉलैंड और ये स्वीडन के आसपास के देशों के वैज्ञानिक लगे हुए हैं कि इस सूत्र की गहराई पकड़ने में। और वो पकड़ते पकड़ते यहां तक आए हैं कि ये बात उनकी बिल्कुल सच है कि अगर सूर्य का प्रकाश और पवन का स्पर्श भोजन को ना मिले तो वो भोजन जहर होता है। अब उन्होंने एक खोज की है, यूरोप के वैज्ञानिकों ने, जिस खोज में अब वो फंस गए। उनकी खोज है प्रेशर कुकर। अब ये जो प्रेशर कुकर में बनने वाला खाना है, इसमें ना तो सूर्य का प्रकाश जा सकता है, ना पवन का स्पर्श हो सकता है, क्योंकि ये अंदर से बंद, बाहर से बंद, एयर टाइट होता है। अंदर से हवा तो बाहर आ सकती है, बाहर की हवा अंदर नहीं जा सकती, और सूर्य का प्रकाश भी उसमें अंदर नहीं जा सकता। तो दुनिया के सैकड़ों वैज्ञानिक, मैं आपको सच बता रहा हूं, ये हंसने वाली बात आपको लगेगी, लेकिन इस पे अरबों डॉलर खर्च हो रहे हैं कि अगर सूर्य का प्रकाश ना जाए और प्रेशर कुकर में खाना बनाओ तो क्या क्या दोष आते हैं, और सूर्य के प्रकाश के साथ पवन का स्पर्श ना जाए और खाना बनाओ, उसको खाओ तो क्या क्या दोष आते हैं। तो 3 निष्कर्ष पर अभी तक वो पहुंचे। वो ये कहते हैं कि प्रेशर कुकर में बाहर से हवा ना आए और सूर्य का प्रकाश ना आए और खाना बना के खाओ तो डायबिटीज होने की सबसे जल्दी संभावना, अर्थराइटिस होने की सबसे जल्दी संभावना, घुटनों का दर्द, जोड़ों का दर्द, और वो कहते हैं हार्ट अटैक आने की सबसे बड़ी संभावना। और वो कहां तक पहुंचे, वो ये कहते हैं कि ये जो प्रेशर कुकर में बनने वाला खाना है, इसमें पूरी पोषकता नहीं मिलती है शरीर को। अब होता क्या है, मैं एक सरल बात समझाता हूं, विज्ञान की सरल भाषा। प्रेशर कुकर में हम दाल बनाते हैं, इस चक्कर में बनाते हैं कि ये जल्दी तैयार हो जाएगी, लेकिन वो दाल उसमें पकती नहीं है, टूट जाती है, छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं। दाल का पकना
और गर्म पानी में दाल का टूटना दोनों अलग अलग चीजें हैं। दाल पकने का मतलब है कि उसमें जो उपलब्ध प्रोटीन है, जो सूक्ष्म पोषक तत्व है, वो आपके उपयोग में आने लायक हो गए तो दाल पक गई। लेकिन वो पानी और हवा के दबाव में टूट जाती है, तो हम सोच रहे हैं ये पक गई। तो अब वैज्ञानिकों को समझ में आ रहा है कि दाल पकती नहीं है, टूटती है, और वो टूटी हुई दाल खाओ तो पोषकता नहीं मिलती, और वो पोषकता की कमी के कारण गंभीर बीमारियां होती हैं। वो कहते हैं, महर्षि बागभट्ट बिल्कुल सही कहते हैं कि सूरज की धूप और पवन का स्पर्श मिले तभी भोजन अच्छा होता है। अब हम पुरानी बात जरा याद करें। आप में से बहुत सारे लोग गांव के रहने वाले होंगे। आप जरा अपने गांव की याद करिए, हमारी दादी को याद करिए, हमारी नानी को याद करिए। वो दाल पकाती थी मिट्टी की हंडिया में, और मिट्टी की हंडिया में जब दाल पकाई जाती थी तो ध्यान रखिएगा, उसको आधा खोल के रखा जाता था। याद है आपको? पूरा हंडिया बंद नहीं की जाती थी। उसका जो ढक्कन होता था ना हंडिया का, वो आधा खुला आधा बंद होता था। क्यों? पवन का स्पर्श कराना है। और ज्यादातर रसोइयां हमारे गांव में जो होती थी ना, रसोई घर, वो खुले आकाश के नीचे होता था, ताकि समय पर सूरज का प्रकाश भी मिल सके। मैंने गांव में बहुत प्रवास किए हैं, तो पुराने गांव जितने मैंने देखे हैं, 500 साल से ज्यादा पुराने गांव, सभी गांव के घरों में रसोई का एक हिस्सा आंगन में ही होता है, जहां सीधे सूर्य का प्रकाश आता है। तो सूर्य का प्रकाश भी मिले और पवन का स्पर्श हो। हांडी को ऐसे आधा खोल के रखा जाता है। तो हमारे ऋषि मुनियों के पक्के चेले और चेलियां तो हमारे दादा दादी ही थे, नाना नानी थे, वो ऐसे ही दाल पकाते। अब उस दाल को पकने में थोड़ा समय लगता था, तो दाल को पकने में तो समय लगना ही चाहिए, क्योंकि आज का जो भौतिक विज्ञान कह रहा है ना, हजारों साल हमारे ऋषि मुनि वो कह गए। हमारे ऋषि मुनियों ने ये कहा, महर्षि भारद्वाज का एक सूत्र है, वो ये कहते हैं कि जो वस्तु खेत में जितनी देर में पकती है, वो भोजन में भी उतनी देर में ही पकेगी। अब ध्यान दीजिएगा, दाल खेत में सबसे ज्यादा देर में पकती है। आपको मालूम है, अरहर की दाल पकने में तो 6 महीना लग जाता है, कोई कोई दालें पकने में 8 महीना लग जाता है। तो खेत में जो दालें देर में पकती हैं, घरों में भी वो देर में पकेंगी। ये महर्षि भारद्वाज कह गए हजारों साल पहले। यूरोप के वैज्ञानिक अब उसको स्वीकार कर रहे हैं कि हाँ, बात तो ये सही है, दाल तो देर में पके तभी पौष्टिकता दे सकती है, और पौष्टिकता के साथ साथ स्वाद भी वो तभी देती है जब धीमी 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 आंच पर पके। हमने वो जल्दी के चक्कर में कुकर लेके 10 मिनट में दाल पक जानी चाहिए उसको खाना शुरू किया है, और ये जोड़ों का दर्द फोकट में अपने शरीर में लेना शुरू कर दिया। डायबिटीज ले ली है, अर्थराइटिस ले लिया है। माने हमें पोषकता मिल नहीं रही है खाने की, क्योंकि महर्षि भागवत के सूत्र का पालन ही नहीं कर रहे हैं हम। तो वो कहते हैं कि खाने बनाते समय पवन का स्पर्श, सूर्य का प्रकाश बहुत जरूरी है। यूरोप के वैज्ञानिक अब पहुंचे। मैंने ये बात थोड़ी विस्तार से इसलिए कही कि ऐसे सैकड़ों हजारों सूत्र हैं जिनको यूरोप के वैज्ञानिक अब सिद्ध कर पा रहे हैं, और हमारे ऋषि मुनि हजारों साल पहले के। एक और सूत्र याद आता है तो आपको बताता हूं। हमारे ये जो ऋषि मुनियों के शास्त्र है ना, ग्रंथ है, भागवत जी का है अष्टांग हृदयम, अष्टांग संग्रहम, या कोई दूसरा ग्रंथ पढ़ेंगे तो उसमें एक अभ्यास होता, अध्याय होता स्वस्थ व्रत। उसमें एक सूत्र है उषा पान का, सुबह सुबह उठ के पानी पीने का। परम पूजनीय स्वामी जी भी आपको बताते रहे। इस पर जापान में सबसे ज्यादा रिसर्च हुई है। आप हैरान हो जाएंगे, जापानियों ने अरबों डॉलर इस पे बहा दिया। एक सूत्र पर शोध करा है पिछले 40 साल, सवेरे उठकर पानी पीना। हमारे ऋषि मुनि हजारों साल पहले फोकट में बता गए, सवेरे उठ के पानी पियो, और हम पीते भी रहे और उसके फायदे हमको होते रहे। अब वो फायदे हमको हजारों साल पहले मालूम है। सुबह उठकर पानी पियो तो 2 बड़े लाभ हैं। सबसे पहला लाभ है कि रात भर को मुंह की लार जो जमा हो गई वो अंदर गई, जो बहुत ज्यादा एल्केलाइन होती है। आप जानते हैं ये लार जो है ना, क्षारीय होती है, और सुबह सुबह पेट में सबसे ज्यादा अम्ल तैयार होता है। तो सुबह की लार पेट में जानी ही चाहिए ताकि अम्ल को वो न्यूट्रलाइज करे। अम्ल और क्षार दोनों मिले तो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करते हैं। तो सुबह उठते ही पानी पी लिया, लार अंदर चली गई, अम्ल को उसने शांत कर दिया। और जिनके पेट का अम्ल शांत है उनके रक्त में अम्ल नहीं बढ़ेगा, और जिनके रक्त में अम्ल नहीं बढ़ेगा उनको सैकड़ों बीमारियां होने की दूर दूर तक संभावना नहीं। हजारों वर्ष पहले हमारे ऋषियों ने समझाया। दूसरा फायदा ये
कि सुबह उठते ही पानी पी लिया, वो पानी बड़ी आंत में पहुंच गया, बड़ी आंत की उसने सफाई की और आप संडास घर में घुसे, टॉयलेट में घुसे और 2-3 मिनट में फ्रेश होके बाहर आ गए। हमारे ऋषि मुनि कहते हैं कि जो लोग सबसे ज्यादा स्वस्थ होते हैं उनको संडास घर में सबसे कम समय लगना चाहिए। सबसे ज्यादा स्वस्थ होने की एक ही निशानी है कि टॉयलेट में आप कितनी जल्दी बाहर निकलते हैं। जो आधा पौना घंटा, घंटा भर बैठ लिए तो आप सबसे ज्यादा बीमार आदमी हैं। 2-3-4 मिनट में गए और बाहर आ गए तो आप बहुत स्वस्थ आदमी हैं। तो ये स्वस्थ होने के लिए सुबह का पानी कितनी मदद करता है, ये 2 बातें हमारे ऋषि मुनि हजारों साल पहले कह के चले गए। अब जापानियों ने 40 साल इस पे रिसर्च किया और अरबों डॉलर फूंक दिए। अब वो 2 ही बातें वो भी कह रहे हैं, यही बातें कह रहे हैं जो हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले कह दी। इसी तरह से एक हमारे यहाँ पानी का नियम बताया गया, पानी बैठ के पियो, कभी भी खड़े होके मत पियो, पानी घूट घूट पियो, हमेशा सिप सिप करके पियो, ठंडा पानी कभी मत पियो। ये छोटे छोटे सूत्र हैं स्वस्थ व्रत के। इनको अगर हमने ध्यान दिया और इनको दुनिया भर में स्थापित कराया होता तो हम सारी दुनिया में अब तक विश्व विजय कर चुके होते। लेकिन हमारी समस्या क्या रही कि ये छोटे बातों को हमने माना ही नहीं कि कोई गहरी बात इसमें है। जब दुनिया के दूसरे देशों को हम देखते हैं कि वो अरबों डॉलर खर्च करके ये रिसर्च कर रहे हैं और फिर उस नतीजे पर आ रहे हैं जो नतीजा हजारों साल पहले हमारे यहाँ था, तब गर्व की अनुभूति होती है कि ये तो हमने जान रखा है, कर रखा है। पानी की चिकित्सा, स्वस्थ व्रत के छोटे छोटे सूत्र, जर्मनी और जापान 2 देशों ने 40 साल अरबों डॉलर की खर्चा करके जो निष्कर्ष पाए हैं वो हमारे यहाँ हजारों साल पहले हैं। तो चिकित्सा में ज्ञान का भंडार सारी दुनिया के सामने सबसे पहले हमने ही प्रस्तुत किया। मैं आपको एक ऐसी बात कहना चाहता हूं जो कोई भी एलोपैथिक डॉक्टर सुनने से परेशान होता है, लेकिन वो सच है। वो ये है कि एलोपैथी 200-250 साल पुरानी चिकित्सा व्यवस्था है। इसने आज तक दुनिया को बस एक ही चीज दी है जिसको वो भी धीमे धीमे मानते हैं। वो कहते हैं सिर्फ दर्द से लड़ना और कुछ नहीं दिया, सिर्फ दर्द से लड़ना। तरह तरह के जो दर्द है ना उनसे लड़ना। 250 साल की कुल रिसर्च एलोपैथी की इतनी ही है। पेन से लड़ रहे हैं वो और उसमें भी पूरी तरह से कामयाब नहीं हो पा रहे। कैंसर के पेन में तो अभी तक कामयाब नहीं हो पा रहे। दूसरे तरह के दर्दों में थोड़ी कामयाबी मिली है, बाकी नहीं है। तो पूरी कुल जमा उनकी शोध है। जितनी दवाएं उन्होंने बनाई हैं हजारों किस्म की, उनकी मदद से एक ही काम कर रहे हैं, दर्द की कमी या दर्द से लड़ना या दर्द पे काबू करना। इससे ज्यादा उनके पास कुछ नहीं है। मैं एलोपैथी चिकित्सा के एक पुराने उदाहरण को आपके सामने कहता हूं कि हमारी चिकित्सा कैसी रही और ये एलोपैथी की कैसे रही। अमेरिका में सबसे पहला राष्ट्रपति हुआ जॉर्ज वॉशिंगटन। अमेरिका का जब आप इतिहास पढ़ेंगे तो आपको ये जानकारी मिलेगी, हंसी आएगी आपको और आपको अपने ऊपर गर्व भी होगा। दोनों ही बातें हैं। जॉर्ज वॉशिंगटन की कहानी आप सब पढ़िए। कहानी यह है कि वो अमेरिका का पहला राष्ट्रपति बना। अमेरिका गुलाम था अंग्रेजों का, अंग्रेजों की गुलामी से अमेरिका आजाद हुआ और 1776 में उनको आजादी मिली और वो पहला राष्ट्रपति बना। और वो बीमार हो गया। बीमारी आती ही है, यूरोप और अमेरिका में तो ज्यादा ही बीमारी आती रही है क्योंकि ठंड वाला इलाका है, सूरज का धूप है नहीं, सूरज का प्रकाश पर्याप्त है नहीं, इसलिए वायरल इन्फेक्शन सबसे ज्यादा उन्हीं देशों में होते हैं। और इसलिए एंटी वायरल जितनी भी मेडिसिन है सबसे ज्यादा उन्होंने खोजी है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी बहुत होते हैं क्योंकि धूप नहीं है, सूरज का प्रकाश नहीं है, तो एंटी बैक्टीरियल ड्रग्स भी सबसे ज्यादा उन्होंने ही बनाए। तो जिस देश में सबसे पहले एलोपैथी आई और या एलोपैथी सारी दुनिया में फैली, अमेरिका देश, उस अमेरिका के राष्ट्रपति को बुखार आ गया। जॉर्ज वॉशिंगटन बुखार में बीमार हो गया। अब बीमार हो गया तो उनके सारे चिकित्सक देश भर के और दुनिया भर के इकट्ठे होकर विचार करें कि इनका बुखार कैसे खत्म किया जाए। और जॉर्ज वॉशिंगटन का वो बुखार कम नहीं कर पाए। बुखार बढ़ता ही जाए, बढ़ता ही जाए, बढ़ता ही जाए, कम ना हो, कम ना हो। तो अंत में ये सब एलोपैथी के बड़े बड़े डॉक्टरों ने आपस में मिलकर एक फैसला किया, इसमें आप हंसना नहीं, गंभीरता से इसको लेना, कि जॉर्ज वॉशिंगटन के शरीर में खराब खून घुस गया है, इसको निकाला जाए तभी बुखार ठीक होगा। तो पता है उन महान भावों ने क्या किया? अमेरिका के राष्ट्रपति के हाथ पर बांध दिए पलंग से
हाथ बांध दिया, दोनों पांव बांध दिए, रस्सी से कस के बांध दिए, और वो राष्ट्रपति चिल्ला रहा है कि ये क्या चिकित्सा कर रहे हो? तो कह रहे यही एलोपैथी की चिकित्सा है, थोड़ा धीरज रखिए, थोड़ा धैर्य रखिए, हम आपको ठीक कर रहे हैं। इन्होंने क्या किया, महान महान डॉक्टरों ने उनकी नसें काट दी, हाथ की, दोनों हाथ की नसें काट, ब्लेड लिया और काट दिया, और बेचारा राष्ट्रपति दर्द से तड़प रहा है, चिल्ला रहा है, और उसके दोनों हाथों की नसें काट दी। और तर्क क्या है कि ये खराब खून घुस गया है, ये निकालना है। तो खराब के साथ अच्छा खून भी रात भर निकलता रहा, और सवेरे जॉर्ज वॉशिंगटन मर गया। ये है एलोपैथी चिकित्सा। और ये कहानी ज्यादा पुरानी नहीं है, 1776 के आसपास की है। जिस समय एलोपैथी चिकित्सा में बुखार ठीक करने के लिए नसें और नाड़ियां काटी जाती थी खराब खून निकालने के लिए, उस समय भारत में बड़े से बड़ा बुखार ठीक करने के लिए नीम की गिलोय का काढ़ा पिला के लोगों को ठीक किया जाता। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि हमारे यहाँ खराब से खराब ज्वर, खराब से खराब बुखार को तोड़ने के लिए नीम की गिलोय है। ये तो एक है, ऐसी सैकड़ों चीजें अपने पास आयुर्वेद में है, बुखार तोड़क या बुखार नाशक, या जिनको हम एलोपैथी की भाषा में कहें एंटीपायरेटिक। तो एंटीपायरेटिक हमारे पास सैकड़ों चीजें हैं। उनमें से सबसे आसान, हर जगह मिलने वाली, सबसे ज्यादा उत्पादन होने वाली नीम की गिलोय, गुड़वेल के नाम से, गिलोय के नाम से सारा देश जानता है, उसका काढ़ा पिला के हम बड़े सा बड़ा बुखार सवेरे से शाम तक ठीक कर लेते थे। उसी समय में अमेरिका में बुखार ठीक करने के लिए नसें काटी जाती थी, खून निकाला जाता था। ये अंतर है आयुर्वेद और एलोपैथी में, और उसमें से एलोपैथी आगे बढ़ी है और आज सिर्फ वहीं पर आके खड़ी है कि दर्द से लड़ना या दर्द को कम करना, इतने में ही उनको सफलता मिली है। इसके अलावा तो उनके पास कुछ नहीं है सफलता के खाने में। अब हमारे पास एक नहीं हजारों लाखों चीजें हैं दुनिया को बताने के लिए। तो हम एक बड़ी चिकित्सा पद्धति के सारे दुनिया में फैलाने वाले प्रसारक रहे हैं, प्रचारक रहे हैं, और सारी दुनिया ने हमसे सीखा है। यूनानी पद्धति एक विकसित हुई है, दुर्भाग्य से हम उसको मुसलमानों से जुड़ा हुआ मान लेते हैं, उसका मुसलमानों से कुछ लेना देना नहीं है। वो यूनान में विकसित हुई, इसलिए नाम उसका यूनानी पड़ गया। यूनानी पद्धति के जितने शोधक हुए हैं, रिसर्चर्स हुए, वो सब ईमानदारी से कहते हैं कि हमने तो सब आयुर्वेद से सीखा है, संस्कृत में से सीखा है, चरक में से सीखा है, बागभट्ट जी के यहाँ से सीखा है, भाव प्रकाश निघंटू में से सीखा है। ईमानदारी से वो कहते हैं इस बात को। और उनके औषधि बनाने के जो तरीके हैं ना, वो तरीके बिल्कुल वही है, बस थोड़ा अंतर इतना ही है, यूनान की आबो हवा के हिसाब से, यूनान की जलवायु और परिस्थिति के हिसाब से भारत के सूत्रों में थोड़ा उन्होंने फेरबदल किया है, बाकी सब वही है। तो दूसरी दुनिया की सबसे बड़ी चिकित्सा पद्धति यूनानी चिकित्सा, वो आयुर्वेद में से निकली। सबसे मूल चिकित्सा तो आयुर्वेद की है, मूल सर्जरी हमारे यहाँ सुश्रुत की है, और नियम वगैरह जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं आज की दुनिया में, वो महर्षि बागभट्ट के अष्टांग हृदयम और अष्टांग संग्रहम के। एक मैं रोचक बात आपसे कहना चाहता हूँ, एक अंग्रेजों के दस्तावेज के आधार पर कहना चाहता हूँ, वो ये कि प्लास्टिक सर्जरी जो आज की दुनिया की सर्जरी की आधुनिकतम विद्या है, प्लास्टिक सर्जरी, इसका आविष्कार भी भारत में ही हुआ। सर्जरी का तो हुआ ही है, प्लास्टिक सर्जरी का भी यही आविष्कार हुआ है भारत। और प्लास्टिक सर्जरी में आप जानते हैं, कहीं की त्वचा को काटकर कहीं लगा देना और उसको इस तरह से लगा देना कि पता ही ना चले, ये विद्या सबसे पहले दुनिया को भारत ने दी। मैं आपको पुराने दस्तावेजों के आधार की एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। 1780 में दक्षिण भारत का एक महान व्यक्ति, जिसने देश को आजाद रखने में बड़ा महत्वपूर्ण योगदान दिया, देश की आजादी की रक्षा में, संप्रभुता की रक्षा में उसका पूरा जीवन लगा दिया, उसका नाम हैदर अली। हैदर अली दक्षिण भारत का सम्राट, आज हम जिसको कर्नाटक कहते हैं, कर्नाटक के एक बड़े भूभाग पर हैदर अली का राज्य हुआ करता था। 1780 से 84 के बीच में अंग्रेजों ने हैदर अली पर हमले किए, कई बार हमले किए। तो एक हमले का जिक्र एक अंग्रेज की डायरी में से निकला
वो मैं सुना रहा हूं आपको। एक अंग्रेज आया, उसका नाम था कर्नल कूट। उसने हैदर अली पे हमला किया और ये 1780 की घटना है। उस हमले में हैदर अली ने अंग्रेजों को परास्त कर दिया। हैदर अली का ये इतिहास रहा कि जब जब अंग्रेजों ने हैदर अली पर हमला किया, हैदर अली ने हर बार अंग्रेजों को हराया। एक बार भी अंग्रेज कभी उससे जीत नहीं पाए, एक बार भी नहीं जीते। हर बार आते थे, हमला करते थे, हार के चुपचाप चले जाते थे। हैदर अली के ऊपर जब बार बार अंग्रेजों के हमले हुए तो हैदर अली को थोड़ा गुस्सा आ गया। तो ये जो कर्नल कूट आया, हमला किया, हैदर अली ने उसको हरा दिया। और चूंकि उसको थोड़ा गुस्सा था अंग्रेजों से, तो उसने कर्नल कूट की नाक काट दी। हमारे भारत में नाक कटना सबसे बड़ी बदनामी होती थी। आप जानते हैं, पूरे रामायण की कहानी नाक कटने की कहानी है। जो सूर्पणखा की नाक न कटी होती तो रामायण नहीं होती। और नाक कटना सबसे बड़ी बदनामी है। तो हैदर अली ने गर्दन तो नहीं काटी उसकी, कर्नल कूट की। वो चाहता तो गर्दन काट सकता था, क्योंकि कर्नल कूट पराजित हुआ था। कर्नल कूट अपनी डायरी में लिखता है कि मैं पराजित हो गया, हैदर अली के सैनिकों ने मुझे बंदी बना लिया और हैदर अली के पास मुझे ले गए। हैदर अली सिंहासन पर बैठा था, मैं उसके नीचे चरणों में बैठा था। वो चाहता तो मेरी एक झटके में गर्दन काट देता, लेकिन उसने गर्दन नहीं काटी, मेरी नाक काट दी। और फिर मुझे छोड़ दिया कि जाओ, अब कटी हुई नाक लेके जाओ और सबको बताओ कि तुम्हारी नाक क्यों कटी। तो कर्नल कूट लिखता है कि मुझे एक घोड़ा दे दिया उसने भागने के लिए, नाक काट के मेरे हाथ में रख दी और कहा भाग जाओ। तो मैं घोड़े पे बैठ के भागा। भागते 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 एक जगह वो लिखता है मैं बेलगाम में आ गया। बेलगाम आप जानते हैं, कर्नाटक का एक जिला। तो बेलगाम में आ गया। तो बेलगाम में एक वैद्य ने मुझे देखा, नाक से खून निकल रहा है, कटी हुई नाक हाथ में है। तो वैद्य ने कहा ये तुम्हारी नाक कहाँ कट गई? तो उसने झूठ बोला और कहा कि पत्थर मार दिया किसी ने। तो वैद्य ने कहा ये पत्थर मारी हुई नाक नहीं है, ये तलवार से काटी हुई नाक है। मैं वैद्य हूं, मैं चिकित्सक हूं, मैं जानता। तो उसने सच बताया कि मेरी नाक काटी गई है। किसने काटी? तुम्हारे राजा ने काटी, हैदर अली ने काटी। क्यों काटी? मैंने युद्ध किया उससे, मैं हार गया, उसने मेरी नाक काटी। तो वो वैद्य कहता है कि अब तुम क्या करोगे? कटी नाक से इंग्लैंड जाओगे, लंदन जाओगे? कहता है जाने की इच्छा तो नहीं है, लेकिन क्या करूं, जाना ही पड़ेगा। तो वो वैद्य इतना दयालु, इतना कृपालु, वो कहता है कि मैं तुम्हारी नाक जोड़ सकता हूं। तो कर्नल कूट कहता मुझे तो भरोसा ही नहीं हुआ, ये नाक कैसे जुड़ सकती है कटी हुई? मैंने तो सुना नहीं अपनी जिंदगी में कि एक बार शरीर का कोई अंग कट जाए तो वो जुड़ सकता है। तो वैद्य जी कहते मैं जोड़ सकता हूं। तो कर्नल कूट ने कहा जोड़ दो। तो उसने कहा मेरे घर चलो। तो वैद्य जी उसको ले गया और ऑपरेशन किया। उस ऑपरेशन का 30 पन्ने में वर्णन। वो 30 पन्ने तो नहीं सुना सकता, अंत में सुना रहा हूं। ऑपरेशन सफलतापूर्वक संपन्न हो गया, नाक उसकी जुड़ गई। वैद्य जी ने उसको एक लेप दे दिया बना के और कहा कि ये लेप ले जाओ, रोज सुबह शाम लगाते रहना। वो लेप लेके चला गया। 15-17 दिन के बाद बिल्कुल नाक उसकी जुड़ गई। फिर वो जहाज में बैठ के लंदन चला गया। 3 महीने बाद वो ब्रिटिश पार्लियामेंट में खड़ा होकर भाषण दे रहा है कर्नल कूट, और सबसे पहला सवाल पूछता है सब अंग्रेजों से, आपको लगता है मेरी नाक कटी हुई है? तो सब अंग्रेज हैरान होके कहते नहीं नहीं तुम्हारी नाक तो कटी हुई बिल्कुल नहीं दिखती। तब वो कहानी सुना रहा ब्रिटिश पार्लियामेंट में कि मैंने हैदर अली पे हमला किया था, मैं उसमें हार गया, उसने मेरी नाक काटी। फिर भारत में एक वैद्य ने मेरी नाक जोड़ी, और भारत के वैद्यों के पास इतनी बड़ी हुनर है, इतना बड़ा ज्ञान है कि वो कटी हुई नाक को जोड़ सकते हैं। तब उस वैद्य जी की खोज खबर ब्रिटिश पार्लियामेंट में ली गई और अंग्रेजों का एक दल आया और बेलगाम के उस वैद्य को मिला। तो उस वैद्य ने अंग्रेजों को बताया कि ये काम तो भारत के सब गांवों में होता है, मैं अकेला नहीं हूं, ऐसा करने वाले हजारों लाखों लोग हैं। तो अंग्रेजों को हैरानी हुई, कौन सिखाता है आपको? कहने लगे हमारे इसके गुरुकुल चलते हैं, उन गुरुकुलों में सिखाया जाता। फिर अंग्रेज वो गुरुकुलों में गए, वहां उन्होंने एडमिशन लिया, विद्यार्थी के रूप में भर्ती हुए, फिर सीखा। सीखने के बाद इंग्लैंड में जाकर प्लास्टिक सर्जरी उन्होंने शुरू की। और जिन जिन अंग्रेजों ने भारत में प्लास्टिक सर्जरी सीखी है ना, उनकी डायरियां हैं। एक अंग्रेज का मैं बताता हूं आपको, वो कहता है कि जब मैंने पहली बार प्लास्टिक सर्जरी सीखी, जिस गुरु से सीखी वो भारत का विशेष आदमी था और वो नाई था जाति का, उसने मुझे सिखाई सर्जरी।
ध्यान देना इस बात पर। जाति का नाई, जाति का चर्मकार, जाति का कोई और, हमारे यहाँ ये ज्ञान के बड़े पुलिंदे थे, ज्ञान के बड़े पंडित थे। नाई है इस आधार पर किसी गुरुकुल में उसका प्रवेश वर्जित नहीं था, चर्मकार है इसलिए गुरुकुल में प्रवेश वर्जित नहीं था। जाति के आधार पर हमारे यहाँ गुरुकुलों में प्रवेश नहीं हुआ है, और जाति के आधार पर हमारे यहाँ शिक्षा की भी व्यवस्था नहीं है। वर्ण व्यवस्था के आधार पर हमारे यहाँ सब कुछ चलता रहा है। तो नाई भी सर्जन है, चर्मकार भी सर्जन है। और वो अंग्रेज लिखता है कि चर्मकार तो ज्यादा अच्छा सर्जन इसलिए हो सकता है कि उसको चमड़ा सिलना सबसे अच्छे तरीके से आता है। तो शरीर का चमड़ा सिलना हो या जानवर का, बात तो एक ही है। तो हमारे यहाँ ऐसे लोग सर्जरी सीखते रहे। तो एक अंग्रेज कह रहा है कि मैंने जिस गुरु से सर्जरी सीखी, पूना का किस्सा है वो, पूना में जिस गुरु से सीखी वो जात का नाई था। सिखाने के बाद उसने मुझसे एक ऑपरेशन कराया, और वो ऑपरेशन का वर्णन है। एक मराठा सैनिक है, और ये 1792 की कहानी है। एक मराठा सैनिक है, उसके दोनों हाथ कट गए हैं युद्ध में, और वो उस गुरु के पास आया है कटे हुए हाथ लेकर जोड़ने के लिए। तो गुरु ने वो ऑपरेशन उस अंग्रेज से करवाया जो सीख रहा है, और वो अंग्रेज गुरु के साथ मिलकर बहुत सफलतापूर्वक ऑपरेशन पूरा किया है। और वो अंग्रेज कहता, उसका नाम है डॉक्टर थॉमस क्रूसो। वो अंग्रेज कहता है कि मैंने मेरे जीवन में इतना बड़ा ज्ञान किसी गुरु से सीखा, और इस गुरु ने मुझसे एक पैसा नहीं लिया, फीस नहीं ली। ये मैं बिल्कुल अचंभा मानता हूं, आश्चर्य मानता हूं। और थॉमस क्रूसो ये सीख के गया है। फिर उसने प्लास्टिक सर्जरी का स्कूल खोला, और उस प्लास्टिक सर्जरी के स्कूल में फिर अंग्रेज सीखे हैं, और अंग्रेजों ने सीख सीख कर फिर दुनिया में फैलाया है। दुर्भाग्य इस बात का है कि सारी दुनिया में प्लास्टिक सर्जरी के उस स्कूल का तो वर्णन है, लेकिन इन वैद्यों का वर्णन अभी तक नहीं आया विश्व ग्रंथों में, जिन्होंने अंग्रेजों को प्लास्टिक सर्जरी सिखाई थी। और ये क्यों हम रह गए वंचित? हुआ ये कि 17वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी के बीच में, जब सारी दुनिया में ये रिकॉर्डिंग चल रही थी कि किस देश से क्या आया, किस देश ने दुनिया को क्या दिया, इसके लिए सारा भंडारण हो रहा था, ग्रंथालय बन रहे थे। उस समय चूंकि हम अंग्रेजों के गुलाम थे, इसलिए हम प्रयास नहीं कर पाए और वहां तक पहुंच नहीं पाए। तो अब हमें ये करना पड़ेगा, आज नहीं तो कल सारी दुनिया में जाकर अपने द्वारा दी गई खोजों को स्थापित कराना पड़ेगा, उनका रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। जरूरत पड़नी है तो उस पर पेटेंट लेना पड़ेगा, और जरूरत पड़ेगी तो वर्ल्ड पेटेंट लेना पड़ेगा, विश्व पेटेंट लेना पड़ेगा।